बाबूजी, अभी उनका थोड़ी देर पहले फोन आया था, बस बारात थोड़ी देर में आ रही है। तो जाओ बेटा, तैयारी में लग जाओ, उनके स्वागत में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, जाओ जाओ जल्दी। ये बबलू कैसे बुड़बक पाल रखे हम, देखा। बे नवाज, सामान अंदर कर। गलती होगी भैया जी। ओम भैया, अरे टेंशन काहे ले रहे हो, लड़के वाले हैं, थोड़ा लेट तो होंगे ही। अरे हमारा सारा टेंशन तो तुम दूर किए हो। हाँ मोहन, तुम्हारी वजह से हमारी वैशाली की शादी हो रही है। ओम भैया, वैशाली आप ही की नहीं, हमारी भी बिटिया है। वैशाली, ऐसे मुंह लटका के कुछ बदलने वाला नहीं है। वैशाली, ये देख, तेरे मोहन चाचा बनवाए तेरे लिए। तेरे मोहन चाचा सब कुछ सोच समझ कर रहा है। आशीष जैसा लड़का पूरे 7 जन्म में नहीं मिलेगा तुम्हें। लतिका भाभी, समझाओ इसे। ओम भैया, हम जरा वैशाली को देख कर आते हैं। चलो जल्दी करो, और कह देते हैं सब कुछ प्यार से होना चाहिए, कोनो ड्रामे की जरूरत नहीं है। आओ चलो। अब क्या हुआ? मुझे टॉयलेट जाना है। पर मुहूर्त का समय बीता जा रहा है वैशाली। बस 2 मिनट में आई। लतिका भाभी, हम आगे चलते हैं, बस जल्दी ले आना वैशाली को। हाँ आराधना। वैशाली, वैशाली, 18 वर्षीय वैशाली सैनी अपनी होने वाली शादी से बेहद नाखुश थी। मंडप से कुछ ही कदम दूर, शादी के फेरों से चंद मिनट पहले वैशाली ने एक ऐसा कदम उठाया जिसकी वजह से कुछ सालों बाद सैनी परिवार को एक बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ी। अरे क्या हुआ? कोई बुरा सपना देखेगा? वो फिर से आई थी हमारे सपने में। भाग में लिखा कौन टाल सकता है जी? खुद तो गई, हमें भी जीती जी मार गई।
गिरधारी, हमको 20 ट्रक ईंटों का ऑर्डर मिला है। हाँ, 15 तो हम भिजवा रहा हूँ, बाकी के 5 तुम भेज देना। मोहन भैया, दोस्त हो तो आप जैसा, एक ही धंधे में होने के बावजूद आप हमेशा हमारी मदद करते हैं। तुम तो जानते हो गिरधारी कि रिश्तेदारों और दोस्तों के लिए हम अपनी जान भी दे सकता हूँ। अरे मरे आपके दुश्मन भैया। गिरधारी, शाम को ऑफिस में आ जाना, कुछ काम की बात करनी है। ठीक है भैया, आ जाए। बड़ा सीधा सा ऑफर है गिरधारी। मुझे हर महीने लगभग 150 ट्रक ईंट लगने वाली है। हाँ भाई, क्या बात है? चाचा, ये चौबे इंजीनियरिंग किधर पड़ता है? चौबे इंजीनियरिंग इस इलाके में नहीं है। वैसे ये बंसल साहब है कहाँ? एक पार्टी को मिल ले। अबे बोला था तुझे, चला चला कर बिल्कुल हालत खराब कर दी तूने। लेकिन साहब ने तो यहीं के बारे में बताया था यार। चल वापस चलते हैं। रुक भाई, थोड़ा पानी मिलेगा? यहीं रुको, लाते हैं। सर, मोहन सैनी पर फायरिंग हुई है। क्या? एलएनसी हॉस्पिटल ले जाया गया सर, डेड ऑन अराइवल। काजी, 2 टीम तैयार करो तुरंत। नुकीपुर का बाहुबली मारा गया है, दंगा तो होना ही। गोली हम भी चला सकते हैं, खून के बदले खून मांगते हैं हम। भैया के कातिलों को ढूंढो। अरे तमाशा क्या देख रहे हो? खड़े होकर लगा दो आग पूरा। शांति बनाए रखिए। हम लोग आप लोगों से विनती कर रहे हैं कि शांति बनाए रखिए। वादा करते हैं हम आप लोगों से, मोहन सैनी के कातिलों को हम पकड़कर ही दम देंगे, लेकिन तब तक आप लोग शांत रहिए। पूरा का पूरा नुक्कीपुर जला के राख कर देंगे। अगर ऐसा करोगे फिर तो कातिल पकड़े जाने से। समझा रहे हैं, पहले हमें पता तो करने दो कि ये किसने किया। अगर शहर में इसी तरह से दंगे होते रहे फिर तो वो भाग निकलेंगे ना, कैसे पकड़ेंगे हम उनको? समझो बात को। ठीक है भगत सर, अगर ये लोग आगे बढ़े तो फायरिंग का ऑर्डर दे देना। सर। साहब, भैया जी के कातिल को हम छोड़ेंगे नहीं, बता रहे। शांत रहो और हमें हमारा काम करने दो। मोहन सैनी जी को जब यहाँ लाया गया था 2 घंटे पहले, वो ऑलरेडी मर चुके थे। हमें बॉडी देखनी।
कुल मिलाकर 4 बुलेट्स फायर की गई थी। एक सर में, एक गले में, एक हार्ट में और एक पेट में। पॉइंट ब्लैंक एकदम शूट टू किल। डेथ ऑन द स्पॉट हुई थी। बुलेट्स देसी कट्टा। उत्तर भारत में बाहुबली को पावर मैग्नेट कहा जा सकता है। पॉलिटिशियंस, प्रशासन, माफिया, बाहुबलियों के इनमें से कई दोस्त होते हैं और उतने ही दुश्मन भी। बाहुबली मोहन सैनी पर जानलेवा फायरिंग हुई थी। शूटर्स ने यह इंश्योर किया था कि वो जिंदा ना बचे। अब सवाल यह था कि क्या यह हत्या हाल ही में हुई किसी दुश्मनी की वजह से थी या फिर इस हत्या का कोई अतीत था, कोई बैक स्टोरी थी। आप मोहन सैनी के चचेरे भाई। देखिए, मोहन हमारे लिए सगे भाई से भी बढ़कर था। फिर तो लोग आपकी सुनेंगे। देखिए, समर्थकों को काबू में लाइए, इसी में सबकी भलाई है। हम कोशिश करेंगे, लेकिन एक बात का ध्यान रखिए, मोहन सैनी की हत्या हुई है और जब तक कातिल पकड़े नहीं जाते मोकीपुर की शांति दांव पर रहेगी। हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे और यही उम्मीद हम आपसे भी करते हैं। सब वहाँ मेरी आंखों के सामने मेरा दोस्त पहले तो पता पूछे साहब। कहाँ का पता? वो कोई ऐसी जगह थी, पहले कभी नाम नहीं सुना। कोई चौबे इंजीनियरिंग। चाचा ये चौबे इंजीनियरिंग किधर पड़ता है? फिर बोले पानी पिला दो। थोड़ा पानी मिलेगा? यहीं रुको लाते हैं। और जब हम पानी लेके लौट रहे थे तो 2 बार दाएं दाएं सुने से, फिर 2 गोली और चली, कुल 4 बार सुने थे सर। फिर हम अपना राइफल ताने अंदर भागे, इतना में वो लोग धक्का मार के बाहर भाग गए। हम अपना राइफल से पीछे से उन पे फायर करने का कोशिश किए साहब, पर हमारा राइफल ही जाम हो गया था। गिरधारी साहब और हम मोहन भैया को गिरधारी साहब की गाड़ी में डाले और यहाँ ले आए। जब उनको गाड़ी में लेके जा रहे थे तो उन्होंने कुछ कहा? नहीं सर, कुछ नहीं बोले। मंसूर भाई, तुम उन दोनों शूटर्स को पहचान तो लोगे ना? बोल नहीं सकते साहब, सब कुछ इतना जल्दी जल्दी में हुआ कि ठीक से याद नहीं है उनके चेहरे। तुमने उनसे बात तो की थी? जी साहब, वैसे शायद पहचान लेंगे। वैसे साहब, हाल ही में मोहन भैया ने ऑफिस के बाहर सीसीटीवी कैमरा लगवाया था। कहाँ जा रहे हैं आप? बताना पड़ेगा आपको, कहाँ जा रहे हैं आप? प्रिया, तुमको हम 1000 बार बोल चुके हैं, ऐसे वाहियात सवाल हमसे नहीं पूछा करो। और आज आखिरी बार समझा रहे हैं, आज के बाद हमसे नहीं पूछना। काहे ना पूछे? सारे मोहल्ले वाले, रिश्तेदार वाले यही कहते हैं कि नकुल यादव की बीवी की कोई इज्जत नहीं। खुल गए कान? अब ध्यान से सुन, जाके बोल मोहल्ले वालों से, नकुल यादव ना तो अपनी बीवी की सुनता है और ना ही भगवान की। यहाँ से साहब, हम यहाँ से पानी लिए और पानी लेके हम यहाँ से ऐसे बाहर आए और यहाँ जब आए तो हम ऐसे गोली का आवाज़ सुने था ऐसे, फिर हम ऐसे अंदर भागे और तब वो लोग हमको धक्का दिए और भैया को मार के वो ऐसे बाहर भागे। यहाँ जो है वो बाइक लेके वो तीसरा आदमी यहाँ खड़ा था साहब, वो दोनों फटाफट उस पर बैठे और ऐसे इधर निकल गए। साहब, हम उनका पीछा किए था, हम पीछा किए और यहाँ पे आके हम उनको पीछे से फायर करने की कोशिश करते, लेकिन वो ट्रिगर ही जाम हो गया। कितनी पुरानी है? 9 साल से यहाँ काम कर रहे हैं सर, तब से हमारे पास है और आज तक कभी चला ही नहीं। मोहन भैया जैसे बाहुबली पर कौन हाथ डाल सकता था साहब? मगर इसे फॉरेंसिक भेजो और इसका लाइसेंस चेक करो। सर, मोहन भैया और हम यहाँ बैठकर बिजनेस की बात कर रहे थे, थोड़ी शराब भी चल रही थी, इतने में वो लोग यहाँ से आ गए। हम इतना डर गए थे कि हम वो टेबल के नीचे जाके छुप गए और जब वो लोग चले गए तो बाहर निकलकर चिल्लाने लगे।
काजी सीसीटीवी फुटेज की डीवीडी निकालो, हम अभी के अभी चेक करेंगे। सर आप दोनों को हमारे साथ पुलिस स्टेशन आना हो। जी रिमाइंड करना जरा, जो वो दोनों लड़के मंसूर से बात कर रहे हैं। जूम करो। ये है वो, पहचानते हैं? नहीं साहब, पहचान में नहीं आ रहे। जी साहब, कुछ दिखाई नहीं दे रहा। बाइक। फिलहाल हमें यही पता चला है कि 2 लड़कों ने फायरिंग की और तीसरा ब्लैक बैग लेकर आया था। इनमें से एक लंगड़ा था भी है। जिसने भी ये किया है बहुत गलत किया है। मोहन भैया शेर आदमी थे, लाखों में एक। ये क्या हुआ गिरधारी? क्या हुआ? पता नहीं पवन भैया, लेकिन पुलिस काम पे लग गई है। बहुत जल्द पकड़ लेंगे उसे। सर, मंसूर बेग की राइफल का लाइसेंस ठीक है। फॉरेंसिक ने बताया कि वाकई में जाम हो गई थी और सालों से कभी फायर नहीं हुई। मोहन सैनी पर उसी के ऑफिस में फायरिंग की गई। ये बड़ा अजीब सा लगता है कि कोई इतना बड़ा ढीठ हो सकता है। इतना बड़ा बाहुबली, इतने बड़े बड़े लोगों के साथ उठना बैठना। क्या ये कोई बिजनेस है? सर, फायरिंग के दौरान उसका बिजनेस पार्टनर पवन बंसल कानपुर में था। आज सुबह आया। सर काफी हड़बड़ाया हुआ लग रहा था, मेरी नजर थी इस पे। उस वक्त मोहन सैनी के साथ उसका करीबी दोस्त गिरधारी लाल था और उसका भरोसेमंद वॉचमैन मंसूर बेग, जो शूटर्स के लिए पानी लेने गया था। इसमें साजिश वाला एंगल हो सकता है क्या? सर, एक बात बहुत अजीब लगी। क्या? मोहन सैनी का दाहिना हाथ है बबलू त्रिपाठी। बबलू त्रिपाठी मोहन सैनी के साथ साये की तरह रहता, लेकिन जब कत्ल हुआ तब वो उसके साथ नहीं था। सतीश और हैदर, मेरी बात ध्यान से सुनो। आगे हम तीनों का साथ में रहना ठीक नहीं होगा। तुम दोनों बनारस के लिए निकलो, ठीक है? कब तक करण भाई? अबे, हम लोगों ने बाहुबली मोहन सैनी को ठोका है, किसी पनवाड़ी को नहीं। मामला लंबे टाइम तक चलेगा, ठीक है? चल, हाँ, चल मिलते हैं। उस रात भैया जी ने मुझे मोरी कनाल भेजा था। वहाँ हमारे एक ईंट के डीलर से पैसे लेने थे। शायद किसी को पता था कि तुम उस वक्त साथ में नहीं रहोगे। मौका देखकर वार कर दिया। हम होते तो दुश्मन की हिम्मत नहीं बन पाती साहब। नाम बोलो।
दुश्मन का नाम बोलो। दुश्मन मतलब जिसने ये किया वो? भैया जी का कोई दुश्मन नहीं था साहब, बहुत बड़े थे वो। उन पर हाथ डालना मतलब शामत होती। उन्हें मारने की तो कोई सोच भी नहीं सकता था। पर मार तो दिया ना बबलू, और अभी तक किसी की शामत भी नहीं आई। आप एक बार उसे पकड़िए तो सही। उसके साथ बिना रहम की भीख न मांगी तब कहिएगा। ये जो तुम दुश्मन की बात कर रहे हो, कहीं कोई दोस्त तो नहीं? क्या मतलब साहब? कौन बंसल? बंसल साहब? नाना। क्यों नहीं, बिजनेस में पार्टनरशिप थी, और पार्टनरशिप को दुश्मनी में बदलने में ज्यादा वक्त नहीं लगता। कंपनी का नाम मोहन सैनी ब्रिक्स है, पिछले 12 साल से चल रही है। मैं तो अभी सिर्फ 3 साल से जुड़ा हूँ। ये सारा बिजनेस सिर्फ और सिर्फ मोहन भैया की वजह से ही चल रहा है। कोई ऐसा सोने का अंडा देने वाली मुर्गी को भला क्यों मारेगा? वो ही मारेगा जिसे सोने का अंडा नहीं मिल रहा हो, जो उस मुर्गी से जलता हो। तुम्हारे बिजनेस का कोई छोटा प्यादा, जैसे कि गिरधारी लाल। गिरधारी? हो ही नहीं सकता। गिरधारी तो मोहन भैया का जिगरी दोस्त था। मोहन भैया तो उसे अपनी लाइन में बिजनेस दिलाने की बहुत कोशिश करते थे, बल्कि वो तो उसे हमारा तीसरा पार्टनर बनाना चाहते थे। जो तुम्हें खटक रहा था? अरे नहीं, हम तीनों तो दोस्त थे, बहुत अच्छे दोस्त। मोहन भैया ने गिरधारी को पहले भी छोटे मोटे काम दिलवाए थे, बल्कि जिस दिन उनकी मौत हुई उसी दिन वो उसे 20 टका दिला रहे थे एक काम के लिए। तुम्हारी भी एक ईंट की भट्टी है ना? जी हाँ है, क्योंकि मोहन भैया ने मुझे खुद बढ़ावा दिया था। वो कहा करते थे कि कुछ बिजनेस अकेले भी करो। ऐसे थे मोहन भैया, दिलदारों के दिलदार। आप उनके किसी भी करीबी से पूछ लीजिए। क्या हुआ साहब, फिर से बुलाया आपने? ये बुलाना बुलवाना तो चलता ही रहेगा बबलू, जब तक केस चलेगा। अच्छा, मोहन सैनी और गिरधारी के बीच किसी तरह की कोई कश्मकश थी क्या? मेरा मतलब बिजनेस कंपटीशन? ऐसा कुछ था नहीं कभी। गिरधारी भैया जी के दोस्त जरूर थे, पर बिजनेस में कोई बराबरी नहीं थी। गिरधारी तो भैया जी की कंपनी में आना चाहते थे साहब। मोहन सैनी ने गिरधारी को कभी मना किया, या फिर बहुत कम परसेंटेज की पार्टनरशिप दी? उतना तो हम नहीं जानते साहब। ये क्या बकवास कर रहे हैं आप? मोहन भैया थे, हमने कभी उनके साथ कंपटीशन की ही नहीं। उन्होंने खुद उंगली पकड़कर हमें ये धंधा सिखाया। शायद तुम अपने पैरों पर खड़ा होना चाहते थे, तो फिर हम अपने पैरों पर कुल्हाड़ी क्यों मारेंगे साहब? उन्हें मारकर हमारा क्या फायदा? ये तो तुम हमें बताओगे ना। देखिए साहब, आपके पास मेरे खिलाफ एक इतना सा भी सबूत है? बिल्कुल है। तुम जिंदा हो, यही सबूत है। 2 लोग आकर तुम्हारे मोहन भैया पर 4 गोलियां दाग देते, और तुम्हें एक छोटी सी खरोंच तक नहीं आती। ये गलत है साहब। आप मुझ पर शक सिर्फ इसलिए कर रहे हैं क्योंकि मर्डर के वक्त मैं वहां मौजूद था ना। ये तुम्हारी गलतफहमी। अगर हमें तुम पर थोड़ा सा भी शक होता ना, तो तुम्हारी जन्म कुंडली अब तक हमारे सामने होती। सर, पवन बंसल, गिरधारी लाल, बबलू त्रिपाठी और मंसूर बेग सभी की कॉल रिकॉर्ड्स चेक किए, कहीं कुछ शक करने जैसा नहीं मिल रहा। कितने दिनों के कॉल रिकॉर्ड चेक किए? पूरे 1 महीने के सारे कॉल्स, सारे पर्सनल और प्रोफेशनल कॉन्टैक्ट्स चेक किए, कहीं कोई क्रिमिनल कनेक्शन नहीं है। 4 गोलियां चली, और चारों की चारों गोलियां ऐसी जगह पर लगी जहां से बचने की कोई उम्मीद नहीं। एक भी गोली खाली नहीं। पेशेवर किलर्स से मोटर्स ऑपरेंडी देखो, पैदल आना, मोटरसाइकिल पर भाग जाना, और मोटरसाइकिल एकदम टाइम। 4 गोलियां चली, और चारों की चारों बिल्कुल सही निशाने पर। और सबसे बड़ी बात, देसी कट्टों का इस्तेमाल। एक बार में एक ही गोली चलती है, देसी कट्टे को दोबारा लोड करना पड़ता है। ठंडे दिमाग से आराम से दोबारा लोड करो। ये नौसुखियों का काम नहीं हो सकता। काजी एक काम करो, देसी कट्टा बनाने वाले, बुलेट्स बेचने वाले इलाके के जितने भी हिस्ट्री शीटर्स हैं, सबको राउंड अप करो। सर, सारे हिस्ट्री शीटर्स और कट्टे बेचने वालों को राउंड अप किया, पर कोई इन्फॉर्मेशन हाथ नहीं लगी। तो फिर ये लोग हैं कौन? सर, गोल मंडी का पिंटू अब्बास, कट्टों का एक्सपर्ट है। शादी के बाद क्रिमिनल लाइन छोड़ दी है।
लेकिन अभी खबरी बनना चाहता है। बुलाओ उसको। थाने में आज तक थप्पड़ ही खाए थे साहब, पहली बार समोसे खा रहा हूँ। अगर ढंग के खबरी निकले तो पैसे भी खिला सकता हूँ। पूरी कोशिश करूंगा साहब। साहब वो गोलियां देख सकता हूँ? साहब ये गोलियां कानपुर के कट्टों में लगती हैं और महाराष्ट्र के गढ़चिरौली में भी खूब चलते हैं। बंगाल साइड में बुर्दमान जगह है, वहाँ पे भी लगती हैं। कहने का मतलब साहब कि कट्टों की कोई जात नहीं होती, कट्टा कहीं का और गोली कहीं की। मुद्दे पे आ पिंटू। मुद्दा चांस का है साहब। ये कट्टों का खेल भी चांस का होता है। आधे से ज़्यादा कट्टे तो एक फायर के बाद कभी चलते ही नहीं, और कुछ कट्टे तो साहब बैक फायर भी करते हैं, उड़ाने वाला खुद ही उड़ जाता है। और कुछ खास कट्टे भी होते हैं साहब जो कभी धोखा नहीं देते। 4 गोलियां चली थी, चारों निशाने पे लगी। निशाना था मोहन सैनी। हमें लगता है ये काम किसी पेशेवर का है। वही तो कह रहा हूँ मालिक, ऐसे कट्टे सिर्फ पेशेवर ही इस्तेमाल करते हैं। मोहन को अगर कोई खतरा होता भी तो वो हमसे कभी नहीं कहता, हम लोगों को टेंशन में कभी नहीं डालता। हाँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि उनके दुश्मन ना हो या फिर उन्हें धमकी नहीं मिल रही। इतनी बड़ी हस्ती, इतना रुतबा, इतना पैसा, कोई ना कोई जलने वाला होगा ही। एक बात आपसे जरूर कहूंगा, लोग मोहन से जलते कम थे, डरते ज्यादा थे। मोहन से बैर लेना मतलब अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मारने के बराबर था। मोहन सैनी की हत्या में 3 लोग शामिल थे, लेकिन सवाल यह था कि क्या इन तीनों के पकड़े जाने से केस क्लोज हो जाता? कौन था मोहन सैनी का असली हत्यारा जिसने ये सुपारी दी थी? ये पेशेवरों का काम है साहब, पर सुपारी नहीं है। क्या मतलब? मतलब साहब ये काम पैसों के लिए नहीं हुआ। मोहन सैनी नूकीपुर का बादशाह था। ऐसे कई बड़े राजा महाराजा हुए हैं जिन्होंने पूरी दुनिया पर हुकूमत की है, और उन्हें किसी दुश्मन ने नहीं बल्कि अपनों ने मारा। मोहन सैनी का सबसे करीबी था उसका चचेरा भाई ओम प्रकाश सैनी। इन दोनों के बीच जैसा दिखता है शायद वैसा है नहीं, और जैसा है वो दिखता नहीं। ओम प्रकाश की ट्रैकिंग शुरू करता हूं। सर, ओम प्रकाश का पीछा किया, 4 लोगों से बात भी हुई है। उसका और मोहन का हमेशा अच्छा ही रहा। मोहन सैनी ने ओम प्रकाश को वर्कशॉप लगा कर दी थी। बड़े एहसान थे मोहन के ओम प्रकाश पर। इन एहसानों की हिस्ट्री निकालो भगत, हो सकता है उनका बोझ ओम प्रकाश पर भारी हो रहा है। जी सर। सर ये चेहरे जो इनको जानते हैं वो इनको बिना चेहरों की भी पहचान लेंगे, शरीर के शेप से, बाइक से या फिर कपड़ों के स्टाइल से। इस केस में हमारे पास यही एक सुराग है, अगर ब्रेक थ्रू मिलेगा तो इसी से मिलेगा। वैसे सर एक फोटो मेरे पास भी है, पता नहीं कितने काम की होगी। ये देखिए। बबलू, अब तक नहीं पता चला वो लोग कौन थे? अब तक कुछ नहीं पता चला भाभी जी, ना हमारे लोगों को और ना ही पुलिस को। भगत साहब चेहरा तो बिल्कुल दिखाई नहीं दे रहा है। हमने खबरी जगत में सबको दिखाया फोटो, कोई पहचानता ही नहीं है। शायद शरीर के शेप से कोई पहचान सके ये फोटो। शरीर के शेप से? जरा दोबारा दिखाइए। भगत साहब, ये जो सबसे पीछे बैठा है ये कितना लंगड़ाता है क्या? वो टीवी फुटेज में देखे थे आप? हाँ हाँ, शायद लग रहा था। भगत साहब थोड़ा फॉरवर्ड कीजिए। बस करण जोशी नाम है इसका। कौन करण जोशी? साहब ज़्यादा तो नहीं मालूम, बस एक बार मिला था धीरनपुरा जेल में इससे। वहाँ लंगड़ा जोशी के नाम से जाना जाता था। ये हिस्ट्री सीटर है। धीरनपुरा जेल से आपको पूरा पता मिल जाएगा।
करण जोशी, ये रहा। यही था वो साहब, यही लड़का था। हाँ भाई, क्या बात है? चाचा ये चौबे इंजीनियरिंग किधर पड़ता है? रोक साले, रोक! सब यही है, पक्का यही है सब। काजी, रिकॉर्ड पर से एड्रेस ले लो, उठा लेते हैं साले को। जी क्या बात है? करण जोशी है घर में? करण जोशी साहब, यहाँ कोई करण जोशी नहीं रहता साहब। ये तो पप्पू है, 2 साल पहले हमारा किराएदार था। अकेला रहता था? करता क्या था? हाँ साहब, अकेला रहता था, लेकिन किसी को कुछ बताता नहीं था। लेकिन हाँ, किराया टाइम पर देता था और फिर एक दिन से अचानक गायब हो गया। इसका कोई दोस्त, कोई और तरीका है इस तक पहुंचने का? नहीं साहब, हमको नहीं पता। सभी पतों पर अलग अलग नाम से रहता हूँ। हिस्ट्री शीट है सर। काजी, सभी पुलिस स्टेशंस में डिटेल भेज दो, फोटोग्राफ के साथ। हाँ बोल पिंटू। भगत साहब, आपको एक नंबर एसएमएस कर रहा हूँ। किसका नंबर है पिंटू? वही जिसकी आपको तलाश है, करण जोशी। नंबर तो अभी स्विच ऑफ जा रहा है, पर आपके काम आ सकता है। ठीक है, नंबर भेज। सर, करण जोशी का नंबर मिल गया। काजी, इस नंबर के डिटेल्स निकलवाओ। सर, सर, करण जोशी के फोन रिकॉर्ड्स। मर्डर की रात, मर्डर के वक्त करण के फोन की लोकेशन थी नूकीपुर का सपूरी इलाका। मोहन सैनी का ऑफिस भी सपूरी में ही है? सर, मर्डर से पहले करण की एक नंबर पे लगातार बात होती रही। किसका ये नंबर? किसी नकुल यादव का नंबर। नकुल यादव, या तो इन शूटर्स का हैंडलर है या फिर मामला और गंभीर है। कौन ये नकुल यादव? मोहन सैनी के हत्यारों में से एक शूटर करण जोशी की पहचान हो चुकी थी। ये एक मेजर ब्रेक थ्रू था पुलिस के लिए। यह भी साफ हो चुका था कि नकुल यादव नाम के एक आदमी का इस हत्याकांड के साथ कोई रिश्ता जरूर था। क्या था यह रिश्ता नकुल यादव और मोहन सैनी के बीच? पुलिस अब इस केस के अगले पायदान पर जरूर थी, लेकिन यह सीढ़ी कितनी लंबी थी और कहां तक जाती थी, यह जानना अभी बाकी था। हाँ इंस्पेक्टर, ये नकुल यादव एक हिस्ट्री शीटर है। यहीं बिन्नौजगढ़ सब्जी मंडी में हफ्ता वसूली करता था, गुंडागर्दी करता था, फिर एक मर्डर केस में अंदर हो गया। कब की बात है ये? 2009 की बात है। इसे धीरनपुरा जेल भेजा गया, जहां ये करण जोशी भी एक मर्डर केस में अंदर था। हो सकता है इन दोनों ने जेल में हाथ मिला लिया हो, अपना गैंग बना लिया हो। मोहन सैनी के शूट आउट में इस करण जोशी के अलावा 2 लड़के और थे। इस नकुल ने गैंग बना लिया होगा। ये पेशेवर हथियारों का काम हो सकता है क्या? ना, पेशेवर हत्यारे ज्यादातर अकेले ऑपरेट करते हैं। अगर ये पेशेवर हथियारे नहीं है तो फिर है कौन? और मोहन सैनी से इनकी क्या दुश्मनी हो सकती है? कल आइसक्रीम पॉइंट पर आया था वो अपनी बीवी के साथ। एक छोटा बच्चा भी है, शायद लड़का है। किसकी बात कर रहे हो तुम? आशीष। हमने उसका डर नहीं देखा। कोनो ड्रामे की जरूरत नहीं है। और ना ही उसका दर्द देख पाए।
अगर नकुल यादव की कोई भी खबर तुम्हें मिलती है तो सबसे पहले तुम हमें बताओ, ठीक है? मेरे पति के बारे में मुझे दुनिया वालों से ही पता चलता है कि वो कहाँ है और कहाँ नहीं। वैसे उनका नंबर है मेरे पास, दूँ आपको? नहीं, है हमारे पास, उसी से तो हम यहाँ तक पहुँचे। लेकिन वो नंबर आपको हमेशा बंद ही मिलेगा, या शायद नहीं, शायद सिर्फ मेरे लिए उनका नंबर हमेशा बंद रहा है। सर, नकुल की पत्नी प्रिया ने सही कहा था, वाकई में नकुल का फ़ोन बंद आ रहा है। रिकॉर्ड्स के मुताबिक उसकी लास्ट लोकेशन उसी का घर है, फ़ोन तब से स्विच ऑफ है। नकुल की पत्नी पर गौर किया? उसे रत्ती पर डर नहीं था। शायद इन दोनों पति पत्नी के बीच कुछ है। नकुल यादव? हाँ, आप जानते हैं उसे? जी हाँ, बहुत अच्छी तरह जानता हूँ। हमारे धंधे का लड़का है, उसकी भी ईंट की भट्टी है। एक बार हमें बहुत बड़ा कॉन्ट्रैक्ट मिला था, इतना बड़ा कि उसे पूरा कर पाना मुश्किल था। तो मैंने सोचा कि नकुल से भी कुछ ट्रक ईंटें मंगवा लेता हूँ। मैंने उससे बात भी कर ली थी, लेकिन क्या बंसल जी? मोहन भैया। बंसल, तुमने नकुल यादव के साथ काम की बात की? जी हाँ, उसी बारे में आपसे बात करनी थी। पहले उससे बात कर ली, उसे हाँ कह दिया, और अब मुझे पूछ रहे हो? वो जो हमारा कॉन्ट्रैक्ट था उसके लिए 16 ट्रक ईंटें कम पड़ रही थी, तो मैंने सोचा कि नकुल के बारे में सोचना भी नहीं है। उसे हमारी कंपनी में तो क्या कहीं भी कांटेक्ट नहीं मिलना चाहिए, कभी भी नहीं। लेकिन क्यों, ऐसा क्या? बंसल, हम पार्टनर हैं, है ना? जी हाँ। आइंदा इस बारे में मुझसे कोई भी बहस मत करना। ऐसी भी क्या प्रॉब्लम थी मोहन सैनी को नकुल यादव से? जी मैंने कभी पूछा नहीं। कोई निजी दुश्मन? जी मुझे सचमुच कुछ नहीं पता। आपको नकुल यादव पर शक है क्या? हालांकि ये बात बहुत पहले की है। मोहन सैनी पर घोड़ा दबाने वाले एक शूटर की लगाम नकुल यादव के हाथ में थी, या फिर कहें पूरे गैंग की। हमें लगता है कि मोहन सैनी के हत्यारे पहचाने गए हैं, बस उन्हें पकड़े जाने की देर है। संजय भैया जी। बबलू भैया, आप हमें भैया जी मत बोलिए। हम इस कुर्सी को भैया जी कहते हैं संजय। भैया जी सुनने की आदत डाल लीजिए। आपको अपने पापा से भी आगे जाना है। ये कुछ चेक साइन कर दीजिए, लोगों की तनख्वाह देनी है। जी? पुलिस को मोहन के हत्यारों के बारे में पता चल गया बबलू। कौन है वो? वो जो नकुल यादव था, उसका नाम आया है। क्या हुआ? किसका फोन था? नहीं, किसी का नहीं संजय भैया जी। हेलो, नकुल यादव 4 साल बाद? हम मोहन भैया की ऑफिस की दहलीज पे सालों से बैठे, पर अंदर क्या बात हो रही है कभी सुनने की कोशिश नहीं की साहब। कभी सुनने की कोशिश नहीं की, पर देखा तो होगा। नकुल यादव की मोहन सैनी के साथ क्या दुश्मनी थी? ये हमें नहीं पता साहब। हाँ, पर इतना कहेंगे कि नकुल यादव एक बार ऑफिस आया था, तब मोहन भैया नहीं थे, वो बंसल साहब से मिला था। मोहन भैया ने कहा कि नकुल को कॉन्ट्रैक्ट में शामिल मत करो और ना ही उसका फोन उठाओ। मैंने वैसा ही किया और नकुल ऑफिस पहुंच गया। जी हाँ, दूसरे ही दिन आ गया। कहाँ जा रहे भाई? अरे सुनो तो, रुकिए रुकिए, कहाँ जा रहे हैं आप? रुकिए नहीं, रुकिए एक मिनट, बात सुनिए। मंसूर, आने दो। बंसल साहब, आप मेरा फोन क्यों नहीं उठा रहे हैं? मैंने सारी ईंटें तैयार करवा दी, आप मेरे फोन ही नहीं उठा रहे। हम तुम्हें इस कॉन्ट्रैक्ट में शामिल नहीं कर सकते। अरे लेकिन क्यों? क्योंकि मोहन भैया नहीं चाहते कि तुम हमारे साथ काम करो। नकुल मोहन सैनी से मिला था? कुछ हुआ था दोनों के बीच? मुझे कुछ नहीं पता सर, और ना ही कभी मोहन भैया ने इस बात का जिक्र किया। पर हाँ,
वो नहीं चाहते थे कि नकुल इस धंधे में रहे। ऐसा क्यों था, ये उन दोनों के बीच की बात है। काजी, इलाके में जितने भी ईंट भट्टी वाले हैं उन सबसे पता करो कि उन सभी ने नकुल यादव को बॉयकॉट किया था क्या? बाहुबली की बात को कौन टालता सर? पर क्यों? बाहुबली मोहन सैनी और नकुल यादव के बीच ऐसी क्या दुश्मनी थी? कौन? मैं बब्बन। पुलिस ने करण को तुझे पहचान लिया है। तेरे घर भी गई थी पुलिस। पूरा शहर जान गया है कि मोहन सैनी को नकुल यादव ने मरवाया है। हाँ, मरवाया मैंने मोहन सैनी को। लेकिन क्यों मरवाया ये जानता है कोई? मोहन सैनी ने बनी बनाई जिंदगी बिगाड़ दी थी मेरी। कोई भी डीलर मुझसे माल लेने को तैयार नहीं था, न तो यहाँ और न ही शहर के बाहर। नुकसान पे नुकसान किए जा रहा था। अरे बड़ी मुश्किल से गलत धंधे छोड़कर ईमानदारी से रोटी कमा रहा था, लेकिन साले ने उसमें भी टांग अड़ा दी। और मेरे दिल पे वार किया, उसका क्या? मैं क्या हक बनता उसको मेरी जिंदगी में दखल दे? खरीद रखा था क्या साले ने सबको? नकुल यादव के दिल में मोहन सैनी के लिए नफरत थी। इस नफरत के बीज कब और क्यों बोए गए थे, और यह नकुल यादव अपने दिल पर किस चोट की बात कर रहा था? ईंटों के बिजनेस और हथियारों के बीच में यह दिल का क्या मामला था? पुलिस ने अब अपनी तहकीकात को रिवर्स गियर में डाल दिया था। वर्तमान की सड़क से उतरकर पुलिस अतीत की सड़क पर चली गई थी। हाँ सर, हम नकुल यादव से ईंटें खरीदते थे बीच में, लेकिन बाद में हमने बंद कर दिया था। कोई खास वजह? मोहन भैया, उनका आदेश था कि नकुल को लाइन से ही आउट करना है। लेकिन क्यों? इस क्यों का तो कोई जवाब नहीं साहब। बाहुबली से कोई सवाल करता है भला? मोहन भैया ने ये खुद कहा था कि अगर नकुल यादव तुम्हें फ्री में भी ईंट देना तब भी तुम मुझसे ईंटें मत खरीदना। यहाँ तक कि मोहन भैया ने नकुल यादव की ईंट भट्टी में मजदूरों को जाने से भी मना कर दिया था। मोहन भैया ने हमसे कहा था कि नकुल यादव की भट्टी पे काम नहीं करना। उन्होंने कहा था कि अगर तुम्हें पैसे की ज़रूरत पड़ेगी तो हम तुम्हें ऐसे ही पैसा दे देंगे, लेकिन नकुल यादव की भट्टी पे ना तुम ना तुम्हारा कोई आदमी काम करेगा। इतनी खुंदक? किसी भी एंगल से नकुल यादव और मोहन सैनी के धंधे के बीच कोई कंपटीशन तो था नहीं। और मोहन सैनी ने ईंट बिजनेस के हर एक आदमी को पर्सनली फोन किया था। पर्सनली फोन करने का मतलब है पर्सनल मामला, शायद घर के अंदर का। नहीं संजय भैया जी, आप पढ़ाई करिए, हम संभाल लेते हैं आज। बबलू। जी बंसल साहब। एक बात पूछूं, सच सच बताओगे? हाँ पूछिए। मोहन भैया ने नकुल का धंधा पानी क्यों बंद करवाया? बात धंधे की थी ही नहीं बंसल साहब। तो फिर? वैशाली। वैशाली का क्या कनेक्शन है नकुल से? वही कनेक्शन तो जड़ है इस सब की। उस नकुल की वजह से आज वैशाली इस दुनिया में नहीं है। नाम मत लो उसका इस घर में। उसी ने इस घर की सारी खुशियां छीन ली। उसी ने हमारी बेटी को मार डाला। नकुल यादव ने आपकी बेटी को मार डाला? जाने दीजिए सर, अब ये गड़े मुर्दे उखाड़ के कोई फायदा नहीं है। ना तो हमारी बेटी वैशाली लौट के आएगी, ना तो हमारा भाई मोहन। मोहन सैनी के मर्डर में नकुल यादव मुख्य आरोपी माना जा रहा है। वो हम सब का गुनहगार है, उसे गिरफ्तार मत करना। बस दिखते ही गोलियां दाग देना उसके सीने में। पता नहीं क्यों, पर जब मैंने ओम प्रकाश के घर में पहली बार वैशाली की फोटो देखी थी, तभी मुझे लगा था कि कहीं ना कहीं वो इस केस से जुड़ी है। वैशाली सैनी, जिसकी 4 साल पहले अपनी शादी के दिन ही मौत हो गई थी, उसका आखिर इस केस से क्या ताल्लुक था?
वैशाली, वैशाली बेटा दरवाजा क्यों बंद किया? तू ठीक तो है ना बेटा? वैशाली दरवाजा खोलो। वैशाली, 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 वैशाली दरवाजा खोलो। तुम ठीक तो हो ना बेटा? आराना जाके देखो कि वैशाली अब तक क्यों है। जाओ। बस। अपनी आंखों से देखा था मैंने उसे ले जाते हुए। अरे हटो, हट जाओ वैशाली, बीच पे से हट जाओ। वैशाली, वैशाली हटो, अरे हट। वैशाली सैनी को लाए थे यहाँ पे, बता सकती है कौन से कमरे में? जी आप कौन? जी मैं उनको दोस्त हूँ। आई एम सॉरी पर वो नहीं बच पाई। मैंने मार्केट पुलिस स्टेशन से पता किया, वैशाली सैनी ने पेस्टिसाइड पीकर आत्महत्या की थी, वो भी अपने शादी वाले दिन। मार्च 2010 की बात है। लेकिन वैशाली के पिता ओम प्रकाश ने तो बताया था कि वैशाली की मौत नकुल की वजह से हुई थी। सर इस नकुल का क्रिमिनल बैकग्राउंड है, हो सकता है किसी बात को लेकर उसने वैशाली को ब्लैकमेल किया हो और प्रेशर में आकर उसने अपनी जान ले ली हो। ये तो नकुल का कोई करीबी इंसान ही बता सकता है कि नकुल यादव और वैशाली के बीच ऐसा क्या हो गया जिसकी वजह से वैशाली ने अपनी जान ले ली। पति के बारे में जितना जानती थी मैं आपको बता चुकी हूँ, इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं जानती। वैशाली के बारे में क्या जानती हो? क्या तुम्हें पता है कि मोहन सैनी और तुम्हारा पति नकुल यादव के बीच कशमकश चल रही थी? क्या तुम्हें पता है कि वैशाली ने आत्महत्या क्यों की थी? मैं कुछ नहीं जानती। मैं तो ये भी नहीं जानती कि उन्होंने मुझसे शादी क्यों की थी। बस इतना जानती हूँ कि वो मुझसे बिल्कुल प्यार नहीं करते। रुकिए, आपका खाना आज के बाद मत बनाना। कब तक लौटेंगे आप? आज के बाद ये भी कभी मत पूछना। क्या हो गया? कोई गलती हो गई मुझसे? आप मुझसे नाराज क्यों हैं? तुझे कोई भी शिकायत करनी है तो जाके मेरे माँ बाप से कर। उन्होंने ज़बरदस्ती की, मैंने कर ली। 3 साल हो गए हमारी शादी को, उनके बारे में 3 चीजें भी नहीं जानती। मैं उनके लिए हूँ ही नहीं। तुम्हारी एक बच्ची भी है ना? कभी कभी अगर वो शराब पी के नहीं आते तो शायद वो भी नहीं होती। वैशाली के बारे में कुछ तो जानती होगी तुम। बस इतना कि मेरे पति उससे बहुत प्यार करते थे। नकुल ने कभी वैशाली के बारे में कोई बात नहीं की? कभी नहीं। ना ही मेरे पति ने कुछ बताया और ना ही कभी सास ससुर ने इस बात का जिक्र किया। वैशाली की शादी किसी और के साथ हो गई। ठीक शादी के दिन उसने आत्महत्या की। बताइए क्यों? क्या नकुल ने उसे कोई धोखा दिया? मैं कुछ नहीं जानती।
ना ही उनके अतीत के बारे में और ना ही हमारे भविष्य के बारे में। नकुल के माता पिता कहाँ हैं? हमारा नकुल से बहुत ज़्यादा मिलना जुलना नहीं है इन दिनों, और पहले भी कभी नहीं था। वो हमेशा से अपने में रहता था। वैशाली के साथ क्या रिश्ता था उसका? हम बस इनाम कभी कभार सुने थे, पर नहीं जानते का रिश्ता था। सुने थे वो प्यार करता था किसी लड़की से। फिर भी आपने उसकी शादी प्रिया के साथ करवा दी। वो हमारी गलती थी। मोहन सैनी के साथ क्या दुश्मनी थी नकुल की? पता नहीं साहब, नकुल क्या करता था वो भी ठीक से नहीं मालूम, पर यकीन नहीं होता कि हमारा नकुल मोहन सैनी को मरवाएगा। क्यों यकीन नहीं होता? क्योंकि साहब हमारा बेटा वो सारे गलत काम पहले ही छोड़ चुका था। ये वो पहले वाला नकुल नहीं है साहब, सच कह रहे हैं हम। काजी इतना तो पक्का है कि नकुल ने ही मोहन सैनी को मरवाया। एक तरफ तो नकुल को बिजनेस में कुछ फायदा नहीं मिल रहा था मोहन सैनी की वजह से, और दूसरी तरफ नकुल वैशाली से प्यार करता था। हाँ बोल पिंटू। हाईवे पे नदी किनारा होटल है, यहाँ पे टीम लेके आ सकते हैं आप? क्यों? वो करण जोशी यहाँ आया हुआ है। करण जोशी उर्फ लंगड़ा जोशी, अब हम तुझे खिलाएंगे स्पेशल थाली। उठा इसको। सब बताता हूँ, सब बताता हूँ। सब वो नकुल के कहने पर मैं सतीश बहादुर और मोहसिन हैदर साथ आए और फिर मोहन सैनी को ठोक दिया सर। कितने पैसे दिए नकुल ने तुझे? हमारी दोस्ती है साहब, हमने ये काम सिर्फ दोस्ती के लिए किया है। इतनी गहरी दोस्ती? हमारी और नकुल की दोस्ती दिरनपुरा जेल में हुई थी। नकुल वहाँ अपने पहले मर्डर केस में आया था सर। किसका मर्डर किया था उसने? किसका मर्डर किया था उसने? उसी के बस्ती का एक आदमी था साहब। क्या कर रहे हो? जेल में सतीश और हैदर भी साथ आए। फिर हमने अपनी गैंग बना ली। यहीं बगल के कारतोरगंज से हमने हफ्ता वसूली का काम शुरू किया। सब जानते थे कि हम बेल पर छूटे हैं साहब। सब जानते थे कि मर्डर हम किए। सब डरते थे साहब हमसे। सब कुछ अच्छा चल रहा था साहब। फिर 4 साल पहले नकुल हम सब से अलग हो गया। उसके बाद हमसे मिला ही नहीं। फिर अचानक पिछले महीने फोन आया कि बोला मिलना है। यार कमाल करता है, 4 साल में कोई फोन नहीं किया होता और अब इतना भारी काम बोल रहे हैं। फुल मर्डर। हाँ मारना है उसे। यार अच्छे खासे सेटल हो। ईंटों का कारोबार है, घर में बीवी है, बच्चा है। 4 साल से कोई केस भी नहीं किया। काहे के लिए लौट के आ रहे हो यार? क्योंकि कहीं और जाने के लिए उसने रास्ता नहीं छोड़ा मेरे लिए। पहले उसने मेरी ज़िंदगी बर्बाद की, मैं चुप रहा, मैंने कुछ नहीं बोला। लेकिन इस बार फिर से वो मेरी ज़िंदगी बर्बाद करने की कोशिश कर रहा है। इस बार मैं उसे नहीं छोड़ूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। बोलो, करोगे मेरे लिए? यार तुम्हारे लिए नहीं करेंगे तो किसके लिए करेंगे? हाँ किसी को मारना ही तो है। कौन है वो बंदा? अब बोल भी दो, किसको मारना है? लोकीपुर का बाहुबली मोहन सैनी। अब बोलो, करोगे या नहीं? ना कहने का तो कोई सवाल ही नहीं था सर। हम तीनों ने हाथ मिलाया नकुल से। नकुल 4 साल पहले अलग क्यों हुआ था तुम लोगों से? साहब नकुल ने गलत धंधा ही छोड़ दिया था, और जब गलत धंधा छूट गया तो हम जैसे गलत दोस्त भी छूट गए उससे। ऐसा क्या हुआ था उसकी जिंदगी में कि वो एकदम से सुधर गया? प्यार हो गया था उसको वैशाली से। जी सर।
चलो नहीं नहीं अभी 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 उधर नहीं। क्यों? रिजवान भाई एक मिनट, पानी पूरी वाले के पास अभी नहीं, बाद में चलते हैं, अभी नहीं। क्या हुआ? पसंद है तो बात कर लो भाई। ये आंखों की आंखों में सिर्फ फिल्मों में होता है, उसमें तो पीछे गाना भी बजता है। मारेंगे सारे लपड़, बुद्धि खुल जाएगी तुम्हारी। अभी गाना बजता है। भैया ये कितने का दिया? वैशाली स्पेयर पार्ट। क्या? वैशाली स्पेयर पार्ट वाले ओम प्रकाश सैनी की बेटी है वो, नाम है वैशाली। क्या सोच रहा है? कर दे आर्या पार। पार भैया एक ये पैकेट देना और ये लाल वाला। मुझे भी सेम देना। मेरे कितना हुआ? नकुल भैया मजाक कर रहे हैं क्या? आपसे थोड़ी पैसे लेंगे। आइंदा से उससे भी मत लेना। जी भैया। और भाई कर ली बात? अबे समझ में नहीं आ रहा यार, कैसे बात करूं? आज गए नहीं गुंडागर्दी करने? सुबह से ऐसे ही पड़ा है। अगर इतना ही खाली समय है तो खेतों पर आकर काम में हमारा हाथ काहे नहीं बटाता? आज तक कभी आया है? जो अब आएगा। रात दिन खून पसीना एक करते हैं इज्जत से रोटी कमाने के लिए, और ये हमारा लड़का ऐसा नालायक कैसे पैदा हो गया, आज तक समझ नहीं पाए। पता नहीं कब सुधरेगा, कौन सुधारेगा इसे? तुमको काम के नहीं हो यार। क्या है? क्या? रोज देखते हो, बात करनी है? हाँ। क्या बात करनी है? ये क्या है, मुझे क्यों दे रहे हो? वैशाली तुम मुझे पसंद हो। नाम के अलावा और क्या जानते हो मेरे बारे में? यही कि तुम कॉलेज पढ़ती हो, अच्छी लड़की हो, और वैशाली को भी उससे प्यार हो गया था। उनकी लव स्टोरी शुरू हो गई। वैशाली के घर वालों को पता नहीं चला? पहले वैशाली को पता चला साहब। क्या? नकुल की असलियत। जब बाजार में दुकान वाले मुझसे पैसे नहीं लेते थे ना, तभी मैं समझ गई थी कि जिससे मैं प्यार करती हूँ वो क्या करता है। क्या करता है? तुम लोगों को डराकर उनसे हफ्ता लेते हो, उनकी मेहनत की कमाई उनसे छीनते हो। मैं ऐसे इंसान से प्यार नहीं। वैशाली अगर ये काम मैं छोड़ दूँ तो
रहने दो, ये आसान नहीं होगा। गुंडागर्दी भी आसान नहीं है वैशाली। मैं तुम्हारे लिए बदल सकता हूँ। हमेशा के लिए? आज से अभी से सारे गंदे काम छोड़ दूंगा और सिर्फ अच्छे काम करके ही पैसे कमाऊंगा। अगर कभी भटक जाओगे तो ये याद दिलाएगा। नकुल ईंटों की लाइन में चला गया। पहले वो डीलर बना, पर धीरे धीरे उसने खुद ही ईंटें बनाना शुरू कर दिया। बहुत मेहनत की, लेकिन कभी गलत लाइन पर नहीं गया। और जब गलत लाइन छूट गया तो हम जैसे गलत दोस्त भी छूट गए साहब। सुधरने के बाद नकुल ने ऐसा क्या किया जिसकी वजह से वैशाली ने अपनी जान ले ली? नकुल के कारण वैशाली ने अपनी जान नहीं थी। वैशाली को नकुल से दूर रखा गया, इसलिए उसने खुदकुशी कर ली। सर, नकुल और उसका दोस्त बबन दोनों रेशमाबाद के एक लॉज में छुपे बैठे। नकुल ने जुर्म का रास्ता छोड़कर जायज व्यवसाय अपना लिया था। अपने पुराने क्रिमिनल दोस्तों से भी उसने दूरी बना ली थी। तो फिर ऐसा क्या हुआ था जिसकी वजह से वैशाली नकुल से दूर हो गई और फिर उसने आत्महत्या जैसा एक्सट्रीम कदम उठा लिया? नकुल फरार था, पुलिस साए की तरह उसके पीछे लगी हुई थी। क्या नकुल पुलिस की गिरफ्त में आया? क्या नकुल और इस केस दोनों की तकदीर में कुछ और ही लिखा था? कौन है? रूम क्लीनिंग सर। हाँ साहब, मैंने ही मरवाया मोहन सैनी को। ये हमें पता है। तो हमें ये बता कि मोहन सैनी को तूने क्यों मरवाया? मैं और वैशाली एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे साहब। वैशाली ने जब खुदकुशी कर ली तो मैं एकदम अकेला हो गया, एकदम टूट गया था। बड़ी मुश्किल से संभाला था मैंने अपने आप को, और वैशाली भी यही चाहती थी, इसलिए मैं अपने काम पे ध्यान देने लगा था। लेकिन ये लोग मुझे काम करने नहीं दे रहे थे। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर माजरा क्या है। हम तुम्हें इस कॉन्ट्रैक्ट में शामिल नहीं कर सकते। अरे लेकिन क्यों? क्योंकि मोहन भैया नहीं चाहते कि तुम हमारे साथ काम करो। बंसल साहब, ऐसे थोड़ी होता है। मेरा काफी कुछ दांव पे लगा हुआ है। बेचारे गरीब मजदूरों को पैसा देना है, और आप तो मेरे काम से खुश भी है ना, तो फिर मोहन भैया को क्या तकलीफ है मुझसे? आप नंबर दीजिए उनको, मैं बात करूंगा उनसे। तुम उन्हें तो क्या, आज के बाद मुझे भी फोन नहीं करोगे। देखो नकुल, तुम्हारी भलाई के लिए कह रहा हूँ, मोहन भैया की जिंदगी से गायब हो जाओ। मोहन भैया बाहुबली होंगे आप जैसे लोगों के लिए, पूरी दुनिया के लिए नहीं। जाके कह देना अपने मोहन भैया से। अरे लेकिन गिरधारी जी, मैंने आपका दिया हुआ हर ऑर्डर एकदम टाइम पे तैयार करवाया, फिर अब ऐसा बर्ताव क्यों? क्योंकि मोहन भैया नहीं चाहते कि तुम इस धंधे में रहो, और हम मोहन भैया का कहा कभी नहीं टालते। विकास भैया, माल एकदम तैयार है। मार्केट में 500 रुपये सैकड़ा चल रहा है, मैं आपके लिए 300 रुपये सैकड़ा लगा दूंगा। नकुल, तुम ये ईंटें मुफ्त में भी दोगे ना तो भी तुमसे कोई नहीं लेगा। अरे लेकिन क्यों? क्योंकि बाहुबली मोहन सैनी को नाराज करने का जोखिम कोई नहीं ले सकता, हम भी नहीं। नकुल, तू कभी मिला था मोहन सैनी से? बिल्कुल मिला साहब, क्योंकि मैं चुपचाप बैठने वालों में से नहीं था। अरे तुम फिर आ गए? चलिए चलिए बाहर चलिए, तुम भीतर नहीं जा सकते, चलिए। आखिरी बार आ रहा हूँ, इसके बाद मैं खुद नहीं आऊँगा। कौन है तुम? बाबूले जी, मेरा नाम नकुल यादव है। हमने एक दूसरे का नाम काफ़ी सुना, आज पहली बार मुलाकात हो रही है। यहाँ क्यों आए हो? क्या काम है? बेकार हो चुका मेरा सारा काम जो आपने छीन लिया है। पूरे शहर में मुझे एक छोटा सा काम देने को कोई तैयार नहीं है, और ये सब आपके कारण हो रहा है, मुझे पता है। आखिर कसूर क्या है मेरा? दाद देता हूं तेरी हिम्मत की। एक तो चोरी, ऊपर से सीना चोरी। साले 2 टके के गुंडे, हमारे घर की इज्जत पे हाथ डाला था ना तूने। वैशाली मेरी बेटी जैसी नहीं थी, मेरी बेटी ही थी। मेरे भाई की बेटी मेरी बेटी।
तेरे कारण उसने खुदकुशी की। जी नहीं, आपके कारण, आपके गुरूर के कारण। मुझ पे इल्जाम लगाता है, जबकि तेरी वजह से उसकी जिंदगी बर्बाद हुई। आपकी नफरत और आपके अंदर के इसी जहर ने जान ली है मेरी वैशाली की। आप लोगों ने जिद पकड़ ली, ठान लिया कि मैं उसके लिए ठीक नहीं हूं। अरे कम से कम एक बार बात तो की होती। प्यार करता था मैं उससे, सुधारा था उसने मुझे, सारे गलत धंधे छोड़कर ईमानदारी से काम कर रहा था मैं, इंसान बनाया था उसने मुझे। हम लोग बहुत खुश होते साथ में, लेकिन आप लोगों की नजर में मैं बस एक गुंडा ही था। साहब उसके बाद तुम्हारा कहर ही टूट पड़ा। वो लोग मुझे और वैशाली को न तो मिलने देते थे और ना ही बात करने देते थे। बहुत समझाया वैशाली ने उन लोगों को। मेरा सुधरना उनके लिए कोई मायने नहीं रखता था। नकुल! कहाँ थी पगली? फोन क्यों नहीं उठा रही थी? अरे रो क्यों रही? कुछ तो बोल। मुझे 1 मिनट के लिए भी अकेला नहीं छोड़ते। मेरा फोन भी नहीं लिया मुझसे। अभी भी कॉलेज के बाहर 2 बंदे खड़े हैं। मैं कैसे भी करके पिछले गेट से भाग आई हूँ। लेकिन अचानक ये तेरे घर वाले ऐसा बर्ताव क्यों करने लगे? मेरे चाचा है ना मोहन सैनी, उनका एक चमचा है बबलू। उसने एक बार हम दोनों को एक साथ देख लिया और उसने जाके बाबूजी और चाचा को बता दिया। औकात क्या है उसकी? वो लड़का मारपीट करता है, गुंडागर्दी करता है, अरे क्रिमिनल है, क्रिमिनल। पहले ऐसा था बाबूजी, अब उसने सारे बुरे काम छोड़ दिए पूरी तरह से। वैशाली चुप कर। देख, क्रिमिनल हमेशा क्रिमिनल ही होता है। आप एक बार मेरी बात सुन लीजिए ना, मैं सच कह रही हूँ। बाबूजी, चाचा वो बहुत ही अच्छा लड़का है। तू चुप कर। तुम भैया शांत हो जाइए, गुस्सा मत कीजिए। बच्ची है, रास्ते से भटक गई है। हमारी नजर में बहुत अच्छा रिश्ता है। अगर आप कहे तो बात चलाए। मोहन, तुम बात कर लो। वैशाली को हम मनाते हैं। मेरे घर वालों ने मेरी शादी कहीं और तय कर लिया नकुल। हम कहीं भाग चलते, कहीं दूर चले जाते हैं। ठीक है, ठीक है। मैं कुछ करता हूँ। आज रात को आऊंगा मैं तेरे घर। मैं इंतजार करूंगी। मैं उस रात उसके घर गया था साहब, लेकिन मोहन सैनी के आदमी मिलिट्री की तरह उसके घर के चारों तरफ फैले हुए थे। मैं हर रात इस उम्मीद में जाता कि शायद आज पहरा नहीं होगा, लेकिन हर रात मैं निराश ही वापस आता था। फोन पर भी बातें नहीं हो पा रही थी? नहीं साहब, कई बार तो सोचा अपने गैंग को इकट्ठा करूं और भिड़ जाऊं मोहन सैनी के आदमियों से और भगा के ले जाऊं मैं अपनी वैशाली को, लेकिन कुछ भी गलत ना करने की मैंने कसम खाई थी। और एक रात मुझे उसका फोन आया था। नकुल! वैशाली, कहाँ हो तुम? मैं घर पे हूँ, मम्मी के फोन से बात कर रही हूँ मैं। तुम ठीक तो हो ना? मैं ठीक नहीं हूँ, बिल्कुल ठीक नहीं हूँ। तुम कहाँ हो? तुम आने वाले थे ना? मैं तो रोज आ रहा हूँ वैशाली, पर क्या करूँ, तुम्हारे घर के बाहर पूरी फौज खड़ी है। परसों शादी है नकुल। तुम डरो मत वैशाली, मैं शादी वाले दिन आके तुमको ले जाऊंगा। उस दिन सबका ध्यान भी बटा रहेगा। आना जरूर। मैं उस लड़के से शादी नहीं करना चाहती। मैं तुम्हारे अलावा किसी और से शादी नहीं करना चाहती। अगर तुम नहीं आए ना तो मैं अपनी जान ले लूंगी। मैं जरूर आऊंगा। चलो जल्दी करो और कह देते हैं सब कुछ प्यार से होना चाहिए।
वैशाली ने वही किया जो उसने कहा था। वो मेरा इंतज़ार करती रही, मैं नहीं पहुंच पाया तो उसने खुद को मार दिया। आखिरी बार मैंने उसे एम्बुलेंस में ले जाते हुए देखा था, शायद तब तक मुझे छोड़ के जा चुकी थी। वैशाली ने अपनी जान दी क्योंकि वो मेरे साथ रहना चाहती थी। मैंने वादा किया था उससे कि मैं उसे लेने आऊंगा, पर मैं ऐसा नहीं कर सका। तुम वैशाली की मौत की जिम्मेदारी किसी और पर नहीं डाल सकते। तुम्हारी वजह से हमारी बेटी की जिंदगी बर्बाद हुई। वैशाली ने अपनी जान दी क्योंकि उस दिन मैं उसको ले जाने के लिए घर के अंदर तक नहीं जा पाया, क्योंकि आप और आपके आदमी घर के बाहर ही पहरा दे रहे थे। आपको और आपके आदमियों को मैं जवाब दे सकता था, लेकिन मैंने वैशाली से वादा किया था कि मैं सारे गलत काम छोड़ दूंगा। वैशाली आज जिंदा होती अगर आपने खुद से उसे मेरे पास आने दिया। हम दोनों कितना खुश होते। अगर तुम उसकी जिंदगी में नहीं होते तो वैशाली आज जिंदा होती। हाँ, उसे धक्का जरूर लगता मगर वो संभल जाती। लाखों में एक लड़का चुना था हमने उसके लिए। अपने बराबर के लोगों में खुश रहती वो। तेरी वजह से हमारी बेटी की जिंदगी बर्बाद हुई है, इसलिए अब मैं तुझे बर्बाद कर रहा हूं। और हम तब तक चैन की सांस नहीं लेंगे जब तक तुम सड़क पर ना आ जाओ। मोहन सैनी ने वैशाली को मुझसे अलग कर दिया और उसके जिद और ताकत ने वैशाली को मार दिया। मैंने मेहनत से जो कुछ भी खड़ा किया था उसको गिराना चाहता था। मोहन सैनी को मरवाना मुझे गलत नहीं लगा, इसलिए मैंने उसे मरवा दिया। वो मेरा और वैशाली हम दोनों का गुनहगार था। मैंने उसको उसके किए की सजा दे दी। तुमने सिर्फ मोहन सैनी को ही सजा नहीं दी, बल्कि एक साथ कई लोगों को सजा दी। अपने बूढ़े माँ बाप के बारे में सोचो, जिनके लिए तुम सहारा बन सकते थे। तुमने अपने रूखे बर्ताव से अपनी पत्नी को जिंदगी भर के लिए सजा दी। तुमने अपनी मासूम सी बच्ची को भी सजा दी। नकुल यादव और उसके साथी करण जोशी, सतीश बहादुर और मोहसिन हैदर पर आईपीसी की धारा 302 के तहत हत्या के लिए, धारा 34 के तहत कॉमन इंटेंशन के लिए और आर्म्स एक्ट 3 सबसेक्शन 25 के तहत मुकदमे चलाए जाएंगे। सभी आरोपी इस वक्त जुडिशियल कस्टडी में हैं। क्या वैशाली और मोहन सैनी की जानें बच सकती थी? शायद हाँ, अगर थोड़ी बातचीत हुई होती, कुछ बातें कही गई होती, कुछ बातें सुनी गई होती, अगर थोड़ा समझदारी का माहौल बनाया गया होता तो शायद ये मौतें टल सकती थी। लेकिन दुर्भाग्यवश जब भी जज्बातों की जंग छिड़ती है तो सबसे पहली गोली समझदारी के सीने पर दागी जाती है। वैशाली की भावनाओं की किसी ने कोई कदर नहीं की। नकुल के सुधरे हुए वर्तमान को नजरअंदाज कर उसके क्रिमिनल पास्ट की वजह से उसे रिजेक्ट कर दिया गया। शायद मोहन सैनी का अपना एक दृष्टिकोण था कि नकुल जैसा एक्स क्रिमिनल वैशाली के लिए ठीक लड़का नहीं है। लेकिन ये सारी बातें आमने सामने बैठकर एक इमोशनल लेवल पर भी तो की जा सकती थी ना, क्योंकि जब किसी की जान चली जाती है तब अलग दृष्टिकोण बहुत ज्यादा मायने नहीं रखता। वैशाली की दुखद आत्महत्या के बाद भी मामले को संभाला जा सकता था, लेकिन शायद ये किसी को सूझा ही नहीं, या फिर किसी ने जरूरी नहीं समझा कि नकुल यादव के साथ बात की जाती। अगर मोहन सैनी बदले की भावना से नकुल का ईंटों का बिजनेस बंद ना करवाता तो शायद ये हत्या हुई ही ना होती। अब 2 हत्याएं तो हुई थी और नकुल और उसके साथीदारों के साथ साथ उनके रिश्तेदार भी उम्र कैद की सजा काटेंगे।
और वो रिश्तेदार जेल के बाहर रहकर आजाद दुनिया में दर्द की सलाखों के पीछे यादों की काल कोठरी में तिल तिल कर जिएंगे। अगर ध्यान से देखा जाए तो ज्यादातर जुर्म की कहानियों में सबसे बड़ा आरोपी होता है वो कदम जो शायद बहुत देर से लिया गया या फिर लिया ही नहीं गया। आपसे फिर मुलाकात होगी क्राइम पेट्रोल सतर्क में एक और नए केस के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें और याद रखें, स्टिच इन टाइम सेव्स टाइम, यानी कि वही बात जो हम सब के लिए बेहद जरूरी है और हम बार बार कहते हैं, सही वक्त सही कदम, सतर्क रहें। जय हिंद। इस तरह के और भी एपिसोड देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।